प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका बीए थर्ड ईयर पॉलिटिकल साइंस क्लास में। विद्यार्थियों, हम डिस्कस कर रहे हैं राजनीति विज्ञान का जो सेकंड पेपर है आपका, द्वितीय विश्व युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय संबंध एवं भारत की विदेश नीति, उसके थर्ड चैप्टर पर हम डिस्कस कर रहे हैं। आपको पता है चैप्टर आपको दिखाई दे रहा है, संयुक्त राष्ट्र संघ संगठन, उसके कार्यप्रणाली और भूमिका। काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है, तो इस पर हम जब चर्चा कर रहे थे तो काफ़ी जो संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर की पूरी विकास यात्रा, उसके सिद्धांत, उद्देश्य, वो सारा हमने देखा। फिर हम संयुक्त राष्ट्र संघ के अंगों की बात हमने कल के वीडियो में करी थी। ठीक है, कल मैंने आपको बताया था कि संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग हैं, नाम भी आपको बताए थे। उसमें हम जो प्रथम जो अंग है महासभा या साधारण सभा, उस पर हमारी चर्चा जारी थी। महासभा की जो बेसिक एक जानकारी, पृष्ठभूमि, वो हम बात कर चुके थे। महासभा का संगठन को लेकर संयुक्त राष्ट्र चार्टर में क्या प्रावधान है, तो संगठन स्ट्रक्चर की हमने बात करी। आज महासभा को लेकर ही 2-3 पॉइंट है, उस पर हम चर्चा करेंगे। एक तो महासभा का जो अधिवेशन है उसको लेकर चार्टर में क्या प्रावधान है, ठीक है, कब होता है, किस तरीके से होता है। दूसरा हम बात करेंगे कि महासभा में मतदान प्रक्रिया का क्या प्रावधान है। और तीसरा, महासभा की कुछ समितियां, उसको कार्य अपने रूप से, मतलब एक सुचारू रूप से काम करने के लिए अपनी कुछ समितियां बना रखी है, तो उन समितियों का क्या प्रावधान है, कौन कौन सी समितियां हैं। तो 3 महत्वपूर्ण ये महासभा की जो बिंदु हैं, उस पर आज हम बात करेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण है। मैंने आपको कल भी बताया था कि इस महासभा को लेकर आपको निबंधात्मक प्रश्न भी पूछा जा सकता है और लघुतरात्मक एवं अति लघुतरात्मक क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, कई बार पूछे गए हैं। तो जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं उनको आप सारे क्रमबद्ध तरीके से आप याद करेंगे, तो प्रश्न जिस भी तरीके से पूछा जाए आप उसी तरीके से उन टॉपिक्स को शामिल करके अपना जो आंसर है वो प्रेजेंट कर सकते हो। तो आइए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले वो विद्यार्थी जो नए जुड़े हैं, सारे वीडियो वो क्रमबद्ध तरीके से जो अब तक हमने रिकॉर्ड किए हैं वो देख सकते हैं। उसके लिए आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना पड़ेगा, वहाँ आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी बीए थर्ड ईयर पॉलिटिकल साइंस की। ठीक है, इसके अलावा छोटे भाई बहनों की आप उनको बता सकते हैं, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, उनके लिए भी जो मटेरियल है प्लेलिस्ट के रूप में वो उपलब्ध है, आप वो भी देख सकते हैं। ये सारे लिंक है प्लेलिस्ट के, वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे। तो आइए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो महासभा का जो अधिवेशन है उसको लेकर क्या प्रावधान है, देखते हैं। विद्यार्थियों, आप ये देख पा रहे हैं महासभा अथवा साधारण सभा का अधिवेशन। ठीक है, तो देखिए अधिवेशन को लेकर एक सामान्य जानकारी तो आपको जरूर पता होनी चाहिए, जो आप, क्योंकि हर वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ की जो महासभा है उसका अधिवेशन होता है, ये तो आपको पता होगा। लेकिन कब होता है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा भी जाता है। ठीक है, जो नियमित जो हर वर्ष का जो अधिवेशन होता है वो सितंबर माह के तीसरे मंगलवार से शुरू होता है। ये एक महत्वपूर्ण परंपरा है, ठीक है ना, आप ये ध्यान रखेंगे। तो तीसरे जो मंगलवार को प्रारंभ होकर वो सितंबर माह के हर वर्ष होता है और लगभग दिसंबर के मिड तक चलता है, मध्य तक ये चलता है। ठीक है, आपको पता है कि जो प्रधानमंत्री मोदी जी भी ने भी इसमें भागीदारी की है, कई बार उनका महत्वपूर्ण स्पीच आपने सुना होगा। तो ये हर वर्ष होता है। तो नियमित ये प्रक्रिया है जो संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा, क्योंकि उसके सारे जो मेंबर हैं वो सब इसके भी सदस्य होते हैं, तो वो भी इसमें भाग लेते हैं। और तो ये आपको ध्यान रखना है, कई बार 2 नंबर का प्रश्न ये पूछ लिया जाता है। ठीक है ना, तो सितंबर माह के तीसरे मंगलवार को शुरू होता है ये। इसके अलावा अगर मान लीजिए कोई विशेष आपातकालीन अधिवेशन बुलाने की आवश्यकता हो तो भी सुरक्षा परिषद और जो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो महासभा है उनके बहुमत के द्वारा, ठीक है, एक आपातकालीन स्थिति में कुछ विशेष जरूरत हो तो भी अधिवेशन, विशेष अधिवेशन बुलाया मतलब जा सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये अधिवेशन आपको पता है कि कोई अधिवेशन जब चलेगा तो वहाँ कोई न कोई अध्यक्षता भी करता होगा, तो उसके लिए भी प्रावधान है कि प्रत्येक सत्र, मतलब इस संयुक्त राष्ट्र महासभा का जो अधिवेशन होता है हर साल, तो ये विशेष बात है कि जो अध्यक्ष है इसका, ये हर सत्र में चेंज होता है। ठीक है ना, तो जो महासभा है वो स्वयं इसके लिए जो अपना अध्यक्ष है वो चुनती है और ये प्रत्येक सत्र के लिए एक अध्यक्ष, 21 उपाध्यक्ष, ये बड़ा महत्वपूर्ण आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा जो इसकी 6 समितियां हैं उसको हम बताऊंगा मैं आपको कौन कौन सी समितियां हैं, उनके लिए एक एक सभापति,
तो ये भी उनका भी निर्वाचन करती है महासभा। तो आपको ध्यान रखना है, कई बार उपाध्यक्ष को लेकर अगर प्रश्न पूछा जाए तो इसका हर सत्र के लिए, मतलब हर सत्र का मतलब हर वर्ष जो अधिवेशन होता है तो उसके लिए एक अध्यक्ष हर साल चुना जाता है और महासभा के द्वारा ही चुना जाता है, और 21 उपाध्यक्ष होते हैं। ठीक है, ये संख्या आपको ध्यान रखनी है। और इसके अलावा जो इसकी 6 समितियां हैं उनकी एक एक सभापति भी, तो ये सबका जो निर्वाचन है वो भी महासभा करती है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा में जो जो उपाध्यक्ष है वो कितने चुनती है। तो ये 21 आपको ध्यान रखना है। तो ये तो आपने देखा संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की अधिवेशन के बारे में जानकारी। ठीक है, अब आइए देखते हैं हम संयुक्त राष्ट्र संघ जो महासभा में मतदान प्रक्रिया को लेकर क्या प्रावधान है। विद्यार्थियों, मतदान प्रक्रिया को लेकर आप इस सामने देख पा रहे हैं, तो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं वो आपको ध्यान रखनी चाहिए। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। जो सबसे पहले आप देख पा रहे हैं कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर के आर्टिकल 18, ये बड़ा महत्वपूर्ण, कई बार ये कंपटीशन एग्जाम्स में भी पूछा गया है, तो ये आपको आर्टिकल जरूर ध्यान रखना है। ठीक है, तो आर्टिकल जो संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर है उसका अनुच्छेद 18 में ये प्रावधान है मतदान को लेकर। और मतदान में जो महत्वपूर्ण बात यह है कि जो प्रत्येक देश का वो एक ही वोट माना जाएगा। आपको पता है, क्योंकि ये बात क्यों कही गई है, क्योंकि आपको पता है कि प्रत्येक देश से जो 5 सदस्य अधिकतम वो प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, वो भाग ले सकते हैं, वार्ता में भाग ले सकते हैं, वाद विवाद में, बहस में भाग ले सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा में 5 जो प्रतिनिधि है वो, लेकिन वोट एक ही होगा। और आर्टिकल जो 18 है, अनुच्छेद 18 है संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर का, उसमें यह प्रावधान ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, जो नेक्स्ट आप देख पा रहे हैं कि महासभा में एक राज्य एक वोट का सिद्धांत अपनाते हुए छोटे बड़े सब राज्यों को सम प्रतिनिधित्व दिया गया है। इसका क्या मतलब है आपको पता है, जो मैंने आपको अभी बताया भी कि सम प्रतिनिधित्व दिया गया है। ठीक है ना, एक राज्य एक वोट का सिद्धांत है, मतलब एक राज्य से अधिकतम 5 प्रतिनिधि वो संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की वाद विवाद प्रक्रिया, बहस में भाग ले सकते हैं, लेकिन क्योंकि एक जो राज्य, लेकिन एक वोट का ही सिद्धांत अपनाया गया है। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि चाहे राज्य छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे शक्तिशाली हो, चाहे कमज़ोर हो, मतलब एक ही वोट, सब सम प्रतिनिधित्व, सबको समान प्रतिनिधित्व दिया गया है। चाहे बड़ा राज्य हो चाहे छोटा राज्य, वो अधिकतम 5 मेंबर संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा में भेज सकता है, लेकिन वोट एक ही माना जाएगा, चाहे राज्य बड़ा हो चाहे छोटा हो। इसलिए इसको कहा गया है ये एक वोट एक मतलब एक राज्य एक वोट का सिद्धांत। और सम प्रतिनिधित्व की जो बात है, मतलब समान प्रतिनिधित्व है सबका। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। विद्यार्थियों, मतदान को लेकर जो नेक्स्ट बात आप देख रहे हैं बड़ा महत्वपूर्ण है, समझने वाली है कि जो महासभा में, क्योंकि जब निर्णय होता है, मतदान की बात आती है किसी मुद्दे पर, तो ये मुद्दे पर डिपेंड करता है, ये प्रश्न पर डिपेंड करता है कि किस तरीके का जो प्रस्ताव है, प्रश्न है, मुद्दा है, वो महासभा के सामने है। अगर मान लीजिए कोई महत्वपूर्ण प्रश्न है, उस पर अगर निर्णय लेना हो, उस पर कुछ मतदान हो, तो उस पर कुछ अलग प्रावधान है। और अगर मान लीजिए कोई साधारण, कोई सामान्य प्रश्न है जिसका उतना महत्व, मतलब कम महत्व का है, तो उसके लिए कुछ अलग प्रावधान है। ये दोनों प्रावधान आप देख पा रहे हैं कि जो सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है उसके लिए अगर जो उसको उस पर स्वीकृति देनी हो, उस पर निर्णय लेना हो, तो संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा में जो उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वाले सदस्य हैं, उनके 2/3 बहुमत से निर्णय लिया जाता है। यहाँ ये शब्द क्यों दिया गया है, उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने का मतलब विद्यार्थियों ये है कि भाई महासभा के कुल जो मेंबर हैं वो तो 193 है ना, जो आपको बताया है कि 193 टोटल संयुक्त राष्ट्र संघ के जो सदस्यों की संख्या है, और प्रत्येक देश का एक एक जो वोट है, तो 193 वोट हो गए, मतलब 193 के आधार पर निर्णय लेना है। लेकिन अगर मान लीजिए, हो सकता जरूरी थोड़ी ना 193 उपस्थित हो, तो यहाँ पर अगर मान लीजिए कोई विशेष मुद्दा है, कुछ विशेष प्रश्न है, कुछ महत्व का प्रश्न है, तो उस पर अगर निर्णय लेना हो, तो फिर वो उपस्थित एवं जो मतदान में भाग लेने वाले सदस्य हैं उनके 2/3 बहुमत,
2/3 मेजोरिटी से ये प्रस्ताव को पारित करना होता है। ये बड़ी महत्वपूर्ण जानक भाई, एक तो कुल का बहुमत होता है, तो कुल का नहीं है क्योंकि कुल तो 193 है, लेकिन कुल का नहीं है, जितने उपस्थित हैं उस दिन और मतदान में भाग ले रहे हैं उनका 2/3 बहुमत, ठीक है। और अगर मान लीजिए नेक्स्ट लाइन जो आप देख पा रहे हैं कि अगर मान लीजिए कोई साधारण कोई प्रश्न है, कोई कम महत्व का प्रश्न है, और तो उस पर जो निर्णय है वो जो उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वाले सदस्य हैं उनके 2/3 बहुमत की बजाय बल्कि साधारण बहुमत से ही ले लिया जाता है। अब ये साधारण बहुमत का मतलब क्या है? साधारण बहुमत का मतलब है जो उपस्थित और मतदान में भाग ले रहे हैं उनके कम से कम आधे से बस एक ज़्यादा, बस जो आधे सदस्यों से एक ज़्यादा की मंजूरी मिल जाए वो साधारण बहुमत होता है। लेकिन विशेष बहुमत में जो मैंने आपको बताया वो 2/3 बहुमत होता है। तो विशेष और साधारण दोनों में ही उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के आधार पर निर्णय लिया जाता है, कुल बहुमत के आधार पर नहीं लिया जाता निर्णय। तो ये ध्यान रखना है, कई बार पूछ लिया जाता है। तो ये मतदान को लेकर जो कुछ विशेष बातें थी जो आपको ध्यान रखनी है। कई बार छोटे प्रश्नों में हम गलत कर बैठते हैं, तो हो सकता है आपसे परीक्षा में यूँ पूछ लिया जाए कि संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा में जो मतदान की प्रक्रिया को लेकर क्या प्रावधान है, तो आपको ये सारी बातें बतानी है। अगर आपको पूछ लिया जाए कुछ विशेष मुद्दे पर, प्रश्न पर निर्णय लेना हो तो कौन से बहुमत की आवश्यकता होती है, तो आपको कुल सदस्यों का बहुमत नहीं लिखना है, आपको लिखना है संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की जो उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वाले सदस्य हैं उनका 2/3 बहुमत। या फिर आपसे पूछ लिया जाए कि संयुक्त राष्ट्र संघ मतलब साधारण जो बहुमत वो है वो कितना है, तो वहाँ उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों का साधारण बहुमत मतलब आधे से एक ज़्यादा, बस ये आपको ध्यान रखना है। और जो मतदान की जो प्रक्रिया जो प्रावधान है वो आपको बता दिया मैंने। आर्टिकल आपको जरूर ध्यान रखना है, संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर का आर्टिकल 18। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी, आपको पता लग गई होगी। अब नेक्स्ट हम देखते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की कुछ समितियां हैं, उसको लेकर कौन कौन सी समितियां हैं देखिए। विद्यार्थियों, ये आप सामने देख पा रहे हैं संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की कुछ समितियां ये है, जिसका मतलब भी आप देख ही रहे हैं कि महासभा, क्योंकि महासभा का बर्डन काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी काम होता है, तो कोई भी काम को सुचारू रूप से करने के लिए उसको क्या कुछ अलग अलग कमेटियों में बांट दिया जाता है। ये एक प्रशासन की परंपरा ही है, वो एक नियम ही है कि उसको आप डिवाइड कर दो, जाहिर सी बात है वो काम हल्का हो जाएगा। तो संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा ने भी अपने कार्यों को वो सुचारू रूप से कर सके, तो उसके लिए उन्होंने कुछ प्रमुख समितियों का गठन किया हुआ है। और वो कितनी समितियां आप देख पा रहे हैं, 6 समितियों का गठन है, ठीक है, जो 6 महत्वपूर्ण कार्यों के लिए अलग अलग उन्होंने समितियां डिवाइड कर रखी है। ये समितियों के बारे में बस आपको ये नाम ध्यान रखना है, कुल संख्या ध्यान रखनी है। जैसे पहली आप देख पा रहे हैं कि निशस्त्रीकरण एवं अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा समिति, ठीक है। तो इस समिति का जो मुख्य कार्य है वो पूरे विश्व में जो परमाणु जो हथियार है उनको मतलब उनमें कमी लाने पर ये काम करेगी, ये कमेटी है, ठीक है। और जो अंतर्राष्ट्रीय शांति को स्थापित किया जा सके उसको लेकर ये काम करेगी। दूसरा जो है वो सामाजिक, मानवीय एवं सांस्कृतिक समिति है, ठीक है। जो सामाजिक मुद्दे हैं, चाहे उसमें महिलाओं के, बच्चों के मानवाधिकार, वो सारे मुद्दे उसमें आ जाते हैं। मानवीय जो मुद्दे हैं, चाहे शरणार्थी का मुद्दा हो, चाहे मूल अधिकारों से संबंधित बात हो, तो वो सारी जो बातें, और सांस्कृतिक जो सद्भावना स्थापित करने के लिए इससे संबंधित जो कार्य है ये समिति इसके लिए गठित की गई है, ठीक है। तीसरी आप देख पा रहे हैं आर्थिक और वित्तीय समिति, इसका जो काम है वो आर्थिक और वित्तीय जो मामले हैं उनसे संबंधित काम करना है, ठीक है। चौथा जो प्रशासनिक एवं बजट समिति, जो प्रशासन का जो बजट है उसको लेकर और जो पूरे प्रशासन से संबंधित जो सुझाव सिफारिशें उसको लेकर काम करने का जो के लिए ये समिति का गठन किया गया है। पांचवी विशेष राजनीतिक तथा औपनिवेशिक स्वाधीनता समिति, कई उपनिवेश जो है मतलब उनको वहाँ समाप्त किया जा सके, उनको आज़ादी दिलवाई जा सके। हालांकि अब तो कोई उपनिवेश नहीं है, लेकिन ये समिति तब उपनिवेश थे जब संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर बनाया गया था, ठीक है। न्यास परिषद भी इसके लिए एक महत्वपूर्ण संगठन बनाया अंग है इसका। तो ये जो जो राजनीतिक कार्यों और उपनिवेशों से मुक्ति दिलाने वाली जो समिति है इससे संबंधित काम है, ये समिति का प्रावधान किया गया है, ठीक है। छठा आप देख पा रहे हैं कानूनी समिति, ठीक है ना, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है उनको पूरा इम्प्लीमेंट चाहे करवाना हो, चाहे उससे संबंधित जितने भी कार्य हैं वो एक कानूनी समिति। तो ये कुछ 6 समितियां आप देख पा रहे हैं, आपको नाम ध्यान होना चाहिए, परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो ये आपने आज विद्यार्थियों जाना कि संयुक्त राष्ट्र संघ की जो साधारण सभा है उसमें अधिवेशन को लेकर
मतदान प्रक्रिया को लेकर और समितियों को लेकर। ये तीनों महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो आपको ध्यान होनी चाहिए। तो बस आज के वीडियो में तो इतना ही। आगे हम संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा को लेकर ही कुछ और टॉपिक बाकी हैं, उन पर हम आगे चर्चा करेंगे। तो बस अंत में यही अपील आपसे कि आप अधिक से अधिक छात्र छात्राओं को इन वीडियो को साझा करते रहें, आप स्वयं भी लाभ उठाते रहें, अन्य विद्यार्थियों को भी इनसे जोड़ें, जिससे कि घर बैठकर जो वो तैयारी कर रहे हैं सभी आप बेहतर तरीके से इनका सबका लाभ उठा सकें, आप सब तक ये पहुँचाएँ। ठीक है, और अपनी प्रतिक्रियाएँ अवश्य दें। सारे जो वीडियो है वो प्लेलिस्ट में जाके आप देख ही सकते हैं। तो बस आज के लिए विद्यार्थियों इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।